मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान में कंटिन्यूएशन में दुर्खिम की प्रमुख अवधारणा और सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इसी कड़ी में हम अब दुर्खिम की शेष अवधारणाएं एवं सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। पद्धति शास्त्र, मेथोडोलॉजी, समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आत्महत्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुसाइड, धर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलीजन, ज्ञान का समाजशास्त्र, नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, मूल्यों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यूज, नैतिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरलिटी, सामूहिक चेतना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, सामाजिक एकता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, आदर्शहीनता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एनोमी। आज हम इन्हीं लास्ट के 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा, कंसेप्ट्स ऑफ क्राइम, पनिशमेंट एंड लॉ, परिकार्यवाद की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। पॉइंट नंबर 13, 14, 15। आज हम इस कड़ी में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आदर्शहीनता की अवधारणा। दुर्खिम ने आदर्शहीनता या नियमहीनता की अवधारणा का उल्लेख अपनी रचना समाज में श्रम विभाजन में किया है। इसे परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं, आदर्शहीनता आदर्शों के अभाव की दशा है, एक सामान्य शून्यता, नियमों का निलंबन, एक अवस्था जिसे कभी कभी अनियंत्रण कहा जाता है। दुर्खिम कहता है कि आदर्शहीनता की दशा में व्यक्ति अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति मनमाना आचरण करने लगता है और समाज व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में असफल हो जाता है। दुर्खिम आधुनिक समाज में विकसित नैतिक पतन एवं सामाजिक एकता के ह्रास के संदर्भ में आदर्शहीनता की विवेचना करता है। आज के आधुनिक जटिल और औद्योगिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण में वृद्धि हो गई है, अतः लोगों के पारस्परिक संबंधों का उचित नियमन और नियंत्रण नहीं हो पाता है। समाज में आर्थिक अव्यवस्था और लोगों में स्वच्छंदता पाई जाती है। लोग अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के नियमों की अवहेलना करने लगते हैं। वे समाज विरोधी आचरण करने लगते हैं। दुर्खिम ने अपने ग्रंथ आत्महत्या में आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों की विवेचना की है। इनमें से एक प्रकार आदर्शहीन आत्महत्या भी है। इस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब समाज व्यक्ति की असीमित इच्छाओं का नियंत्रण नहीं कर पाता है और वह निराशा के अंधकार में डूब जाता है। आवश्यकताओं की अतृप्ति वेदना देती है, जिससे मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या कर बैठता है। दुर्खिम आदर्शहीनता के लिए सामाजिक नैतिक व्यवस्था के टूट जाने को भी उत्तरदायी मानते हैं। नैतिकता के अभाव में व्यक्ति स्वच्छंद एवं अनियंत्रित व्यवहार करने लगता है। जब तक नैतिकता मनुष्यों के लिए प्रिय वस्तु के रूप में मूल्य रखती है, कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित रहती है, तो वे मनमाना एवं आदर्शहीन आचरण नहीं करते हैं। समाज में जब तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं, तब भी नैतिक आदर्श चरमरा जाते हैं और समाज में स्थापित नियम टूटने लगते हैं। जब तक नए नियम और आदर्श पुनः स्थापित नहीं हो जाते, लोग अराजकता की स्थिति में समाज विरोधी आचरण करते हैं। इस स्थिति में धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है और नैतिकता का स्तर
गिर जाता है। दुर्खिम ने आदर्शहीनता के सिद्धांत के आधार पर समाज विरोधी विचलित व्यवहार की व्याख्या की है। यह अवधारणा समाज में व्याप्त नैतिक अराजकता की स्थिति को प्रकट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ क्राइम, पनिशमेंट एंड लॉ। दुर्खिम ने अपराध की वैज्ञानिक व्याख्या की है। उनके अनुसार अपराध एक सामाजिक तथ्य है। उन्होंने अपराध की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रत्येक समाज में अपराधी कार्य सामूहिक नैतिक चेतना पर आघात करते हैं। दूसरा, प्रत्येक समाज में अपराध के विरुद्ध सामान्य प्रतिक्रिया होती है जो दंड के रूप में देखी जा सकती है। नंबर 3, अपराधी कार्य सामाजिक हितों के विरुद्ध होता है। सामूहिक भावनाओं, विश्वासों और मान्यताओं को ही दुर्खिम सामाजिक चेतना कहता है और सामूहिक चेतना के विरुद्ध कार्य ही अपराध है। अपराध समाज की नैतिकता पर आघात है और अपराध करने पर जनमानस में आक्रोश उत्पन्न होता है जो प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है और अपराधी को दंड देने पर ही यह शांत होता है। इस प्रकार दंड अपराध से जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में अपराध वह कार्य है जिसके लिए समाज दंड देता है। दुर्खिम ने अपराध को समाज के लिए प्रक्रियात्मक, फंक्शनल भी माना है, क्योंकि यह समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में इस रूप में बांधता है कि वे सामूहिक रूप से अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। दुर्खिम कहता है कि अपराध समाज में नैतिक नियमों को जन्म देने की दृष्टि से भी उपयोगी है। क्राइम इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। नैतिकता के बदलने के साथ साथ अपराध से संबंधित नए कानून भी बनते हैं। दुर्खिम ने दंड की व्याख्या भी कानून और अपराध के संदर्भ में की है। अपराध की प्रकृति और मात्रा दंड की प्रकृति और मात्रा को निश्चित करती है। दंड की उत्पत्ति का स्रोत भी दुर्खिम सामाजिक चेतना में ही ढूंढता है। दंड समूह की वह प्रतिक्रिया है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध उत्पन्न होती है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है। इस प्रकार दंड प्रतिशोध की भावना का परिणाम है। प्रतिशोध ही दंड का आधार है। जिस प्रकार प्रेम के बदले में प्रेम प्रदान करने की प्रकृति स्वाभाविक है, उसी प्रकार कष्ट के बदले कष्ट देने की प्रकृति भी स्वाभाविक है। दंड भी एक सामाजिक तथ्य है। दंड की परिभाषा देते हुए दुर्खिम लिखते हैं, दंड अनिवार्य रूप से क्रमिक गंभीरता की भावात्मक प्रतिक्रिया है जिसका प्रयोग समाज किसी संस्था के माध्यम से अपने उन सदस्यों के विरुद्ध करता है जिन्होंने आचरण के किन्हीं नियमों का उल्लंघन किया है। अपराध की भांति दंड भी समाज के लिए उपयोगी और प्रक्रियात्मक है। दंड अपराध को रोकने, अपराधी से बदला लेने तथा समूह में एकता स्थापित करने की दृष्टि से आवश्यक है। दंड सामूहिक चेतना पर लगने वाले आघात से उत्पन्न घाव को भरता है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में कानून की अवधारणा और व्याख्याओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने 2 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून, डिफ्यूज लॉ और इनेक्टेड लॉज। दमनकारी कानून अपराधी कार्यों की व्याख्या करते हैं। अपराध का निर्णय दमनकारी कानून के द्वारा किया जाता है। ऐसे कानून सामूहिक चेतना की रक्षा करते हैं, सामूहिक विश्वासों और व्यवहारों के प्रति मनुष्य के आदर की भावना उत्पन्न करते हैं। ये कानून समाज में यांत्रिक एकता को उत्पन्न करते हैं। दमनकारी कानून कठोर दंड की व्यवस्था करते हैं, समाज में एक रूपता को बढ़ावा देते हैं तथा व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार के कानून प्राचीन समाजों में पाए जाते हैं। इसके विपरीत प्रतिकारी कानून का संबंध समाज में न होकर व्यक्ति से होता है, इनेक्टेड लॉज। आधुनिक समाजों में जहाँ व्यक्तिगत भिन्नताएं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक पाया जाता है, वहीं प्रतिकारी कानून अधिक प्रचलित है। इनकी प्रकृति व्यक्तिक है और व्यक्तिगत नैतिकता की स्थापना से संबंधित इनका संबंध संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह आदि से है। समाज में साविवी एकता उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट,
15 प्रकार्यवाद की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रारंभ हर्बर्ट स्पेंसर से माना जाता है, जिसे दुर्खिम, मेलिनोइस्की, रेडिक्लिफ ब्राउन, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स आदि ने आगे बढ़ाया। प्रकार्य का अर्थ है किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिए जाने वाला योगदान, फंक्शन। दुर्खिम ने प्रकार्य शब्द का प्रयोग लक्ष्य तथा उद्देश्य शब्दों के स्थान पर किया। आपने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकार्यों को दर्शाने के लिए किया। धार्मिक क्रियाओं और विश्वासों के प्रकार्य का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप में लिखा है। स्पेंसर और दुर्खिम के बाद से ही समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति का खूब प्रयोग हुआ है, फंक्शनल अप्रोच। इस पद्धति के अंतर्गत यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी समाज व्यवस्था की इकाइयाँ कौन कौन सी है तथा संपूर्ण समाज व्यवस्था को बनाए रखने में उनका क्या योगदान है। दुर्खिम का मत है कि किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या करने के लिए हमें उनके द्वारा किए जाने वाले प्रकार्यों को ढूंढना होगा, न कि हम केवल लक्ष्य और उद्देश्य ही देखें। किसी भी सामाजिक घटना का अस्तित्व केवल उनके द्वारा उत्पन्न लाभकारी परिणामों के कारण नहीं बना रहता, वरना कोई न कोई प्रकार्य भी अवश्य होता है। दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा को समझाने के लिए सावयव का उदाहरण दिया। सावयव मीन्स बॉडी, एक सावयव शरीर का निर्माण हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, पेट, श्वसन तंत्र, पाचन संस्थान आदि कई अंगों से होता है। इन सभी अंगों का शरीर व्यवस्था को बनाए रखने में एवं चलाने में जो योगदान है वही प्रत्येक इकाई का प्रकार्य है। दुर्खिम ने पाचन क्रिया का उदाहरण देकर बताया कि इस क्रिया द्वारा जो रस निकलते हैं वे यदि शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में योग देते हैं तो यह उनका उचित प्रकार्य है। दुर्खिम प्रकार्य शब्द का प्रयोग घटनाओं के परिणामों के लिए न कर उनकी संपूर्ण व्यवस्था में आवश्यकता के रूप में करता है। प्रकार्य को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने अपराध, धर्म, श्रम विभाजन के प्रकार्यों के उदाहरण दिए हैं। अपराध एक व्याधि की घटना है, किंतु यह एक उपयोगी और सकारात्मक प्रकार्य यह है कि यह समाज में सामूहिक चेतना को जागृत करता है और सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से धर्म भी लोगों में आत्मअनुशासन, सामाजिक कृत्यों, विश्वासों और नैतिकता को बनाए रखकर समाज व्यवस्था की एकता में योग देता है। धर्म उन सभी लोगों को जो उनमें विश्वास करते हैं एकता के सूत्र में बांधता है, यह उसका प्रकार्य है। श्रम विभाजन भी समाज में पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देकर सामाजिक एकता बनाए रखता है और इस प्रकार दुर्खिम ने प्रकार्य शब्द की व्याख्या ही नहीं की, वरन प्रकार्यात्मक पद्धति, फंक्शनल अप्रोच द्वारा धर्म, श्रम विभाजन और अपराध के सामाजिक प्रकार्यों को भी खोजा है। उनका विस्तार से उल्लेख आगे के पृष्ठों में क्या है। अगले वीडियोस और व्याख्यानों में दुर्खिम के महत्वपूर्ण योगदान को हम विस्तार से चैप्टर के अनुसार अध्ययन करेंगे। आशा है ये समस्त वीडियोस आपके लिए लाभकारी होंगे और आप इनसे जुड़े हुए रिटन और प्रिंटेड मैटर ई कंटेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखते रहें और उनका अध्ययन करते रहें। आशा है आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।